टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिनमें कुछ खास होगा। मिसाल के तौर पर ब्याज से होने वाली आमदनी पर कैसे बचाएं टीडीएस, रियल एस्टेट, शेयर हो या फिर ज्वेलरी, इन पर कैपिटल गेन्स के लिए अब आया नया इंडेक्स, कैसे पड़ेगा टैक्स पर असर। और साथ ही भी बताएंगे कि अगर आपने विरासत में मिली प्रॉपर्टी बेची है तो उससे होने वाली आमदनी पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरी का स्वागत करते हैं हमारे शो में। गौरी, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। और जो एक मुद्दा बार बार उठ के आता है वो ये है कि कई लोग हमें कहते हैं कि हमने जो ब्याज मिलता है उस पर बैंक ने टीडीएस काट लिया, फिर टीडीएस वापस लेने की कोशिश चल रही होती है और उसमें ज़्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो आपके हिसाब से इससे बचने का क्या कोई तरीका है क्या, क्योंकि अब ये शिकायतें ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, इसके लिए अक्सर अप्रैल 1-2 वीक में ही हम जिन लोगों का टैक्स नहीं बनता है, यानी कि जिनकी इनकम थ्रेशोल्ड से कम है और उनको इंटरेस्ट की इनकम आती है, जैसे उन्होंने एफडी कराई हुई है, उसके अलावा कोई उनकी इनकम है नहीं, उस एफडी से उनको इंटरेस्ट आता है और उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कट जाता है। हालांकि अगर वो टीडीएस कट जाता है तो जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तब आपको वो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो बात आ जाती है 1 साल के बाद। जो अप्रैल में टीडीएस कटा वो अगले साल जून जुलाई में आपको मिलेगा। तो इसके लिए एक प्रावधान है कि आप बैंक में जाके फॉर्म 15G और H, फॉर्म 15G हो गया 60 साल से नीचे वाले लोगों के लिए, फॉर्म 15H हो गया 60 साल से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप वो फॉर्म फाइल कर दें, यानी कि वो एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें आपको बताना होता है कि आपकी इनकम इतनी है, इसके ऊपर आपका कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। तो आप बैंक को बोलते हैं कि आप हमारा टीडीएस ना काटें। तो अगर आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका जो बैंक है वो टीडीएस नहीं काटेगा। तो अगर आप बचना चाहते हैं टीडीएस से, जो आपके आमदनी होती है ब्याज से, तो आपको ये दो फॉर्म जिसका जिक्र गौरी ने किया, इसको जरूर भर दीजिए। और दोनों फॉर्म में अंतर है कि 60 साल से कम के ऊपर कम के हैं तो क्या फॉर्म 15G और 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो 15H, ये फॉर्म आपको भरना है। और तो फिर आपको टीडीएस रिफंड लेने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं पुणे से, जहाँ से हर्षवर्धन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? मेरी बेटी एमएनसी में सेवारत है, जिसका विवाह अभी हाल ही में गत वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ है। विवाह में उसे हमें भेंट में सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए जो कुछ लाखों में है और अन्य कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई है। प्रश्न ये है सवेरा कि आयकर एक्ट विधान के अनुसार मेरी या बेटी की इस भेंट प्राप्ति पर क्या जवाबदेही बनती है? दूसरा, क्या सोने चांदी के आभूषणों वस्तुओं को भी आयकर विवरणी में दर्शाना होगा? ठीक है, दोनों सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बधाई अपने बच्चे की शादी के लिए। और मुझे लगता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े अमीर है, इसलिए इतने सारे ज्वेलरी वगैरह आपको गिफ्ट में मिली है। खैर, इस पर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी गौरी? देखिए, जो आपकी बेटी हैं या आपके दामाद भी, अगर मैं उनकी बात भी करूं, तो जिन 2 लोगों की शादी होती है उनको शादी के मौके पे जो भी गिफ्ट्स मिलती हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, कोई कैश है या कुछ भी है, वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर उनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिटर्न में भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि क्योंकि आपकी वेडिंग जो है वो रजिस्टर हुई होगी, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, शादी का कार्ड छपा होगा और ऐसे कुछ आप प्रूफ कर सकते हैं कि शादी हुई है। तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आजकल प्रूफ करने के लिए और बहुत तरीके होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, देखते हैं गिफ्ट मिल रही है, कार्ड छपे हैं, इतने लोग आए थे शादी पे तो इतना सगन दिया होगा, ऐसे अन्य तरीके होते हैं प्रूफ करने के कि ये पैसा शादी पे ही मिला था। लेकिन इन सब के लिए मुझे लगता है जरूरत तब पड़ती है जब इनकम टैक्स विभाग बहुत एक्सट्रीम केस है ये। मैं बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बता रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत होती है, वैसे कभी भी ज्यादातर 99.9 केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपके केस में, क्योंकि शादी तो आपकी बेटी की हुई है, तो अगर आपको कुछ मिला है तो वो आपकी गिफ्ट बन जाएगी, आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो उसको आपको दिखाना होगा।
हाँ, वो आपको रिटर्न में दिखाना होगा, टैक्स देना होगा, लेकिन बेटी और दामाद को जितना भी कुछ मिला है शादी के अवसर पर उनको कुछ नहीं देना। तो उनको रिटर्न में दिखाना भी नहीं होगा, उनको बेटी और रिटर्न में दामाद दिखाने को। की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी इनकम है ही नहीं, तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि ये इनकम बन जाएगी, क्योंकि इनकी शादी नहीं है, बेटी की शादी है। तो उस केस में आपको टैक्स देना होगा। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से रमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ, मेरी उलझन, मैं एक टैक्स पेयर हूँ और अच्छा। मेरे को मेरे पूर्वजों की जमीन एक बिकी है, उसमें 4,73,000 रुपए मिले हैं। तो क्या मेरा टैक्स इस पे कुछ बनता है, और अगर रिटर्न में इसको मैं कहाँ भरूँ? ये जो जमीन आपने बेची है, ये पूर्वजों की जमीन है, कौन सी जमीन है? एग्रीकल्चर लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड कैसे आप मानते हैं? उस पर खेती होती इसलिए मानते हैं, या फिर टैक्स जब उसका स्टैम्प वैल्यू देने गए थे तब एग्रीकल्चर लैंड उस पर माना गया था? हाँ, नहीं, खेती होती है वहाँ पर, वो चारों तरफ खेत है, वो सब खेती के लिए ही उसने परचेज की है, जिसने भी ली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। गौरी, क्या होगा इनका? देखिए लक्ष्मण, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसको जब हम बेचते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है या हम एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन सिर्फ कह देने से कि उस लैंड के ऊपर खेती हो रही है इसलिए वो एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसा नहीं। कोई भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन अगर उसमें फॉल करता है तो ही उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड मानते हैं। और जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, इसलिए जब हम उसको बेचते हैं तो हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। लेकिन ये अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, या ये एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है, तो उस केस में टैक्स की देनदारी बनेगी और आपको अपनी रिटर्न में कैपिटल गेन दिखाना होगा और उसके ऊपर टैक्स भी भरना होगा। तो इसमें ये कैसे पहचाने कि एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है? उनको इनकम टैक्स एक्ट देखना होगा। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन दी गई है एग्रीकल्चरल लैंड की। उसमें कुछ क्लॉजेज हैं कि आपका ये कितना किलोमीटर के अंदर आता है रेडियस में, और उस रेडियस शहर से कितना किलोमीटर अंदर? बिल्कुल, और उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। आपको देखना है वो उसमें फॉल कर रहा है या नहीं फॉल कर रहा। अगर वो क्लॉज से बाहर हो जाता है तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाता। तो उन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि वो मीट हो रहे हैं कि नहीं। हालांकि इसमें एक चीज़ और होता है, जब हम लैंड परचेज या सेल करने जाते हैं तो वो किस एरिया में आता है वो खुद स्टैम्प ड्यूटी लेते वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस ही बताता है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड है या फिर आपका। लेकिन देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी वो इनकम टैक्स एक्ट को देगा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वहां पे पॉपुलेशन कम रही हो और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन अब वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो आपको ये देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की दी गई है उसमें आप फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि शेयर हो, रियल एस्टेट या फिर ज्वेलरी, इस पर कैपिटल गेन्स के लिए अब आ गया है नया इंडेक्स। कैसे पड़ेगा इससे आपके कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी पर असर, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई लोगों के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले अभी इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स बताया है उसने। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि अगर आप घर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं या फिर ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो उस पर जो भी कैपिटल गेंस आपका बन रहा है उसको महंगाई के हिसाब से जब हम तुलना करते हैं तो उसको क्या इंडेक्स माना जाए, तो वो इंडेक्स को नोटिफाई किया है। तो दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उनके लिए यूजफुल और कैसे इसका इस्तेमाल करें। जी, आपने बिल्कुल सही समझाया कि जो आप कैपिटल गेन होता है आपको, आपने प्रॉपर्टी बेची, ज्वेलरी बेची या कुछ भी जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पे हम इंडेक्सेशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है जब हम इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं तो उस साल का जो इंडेक्स है वो हमें अप्लाई करना होता है। तो बेस ईयर का इंडेक्स तो हमें पता होता है क्योंकि हर साल इंडेक्स चेंज होता है, तो बेस ईयर का इंडेक्स हमें पता है। लेकिन इस साल का इंडेक्स हमें ज़्यादातर जून में सरकार बताती है, लेकिन इस बार उन्होंने अप्रैल में ही बता दिया है। हालांकि बताया ये है
कि ये प्रोविजनल इंडेक्स है, तो मुझे लगता है कि जून में जाके ये फाइनल इंडेक्स आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसी को इंडेक्स माने, आपकी कोई कैलकुलेशन हुई है तो आप उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी जो एडवांस टैक्स जमा करना है उसको इस इंडेक्स के आधार पर हम लोग जमा कर सकते जी हैं? बिल्कुल। देखिए अप्रैल में इंडेक्स प्रोविजनल इंडेक्स लाने का पर्पस ही ये है कि आप जो पहली इंस्टॉलमेंट अपनी देंगे एडवांस टैक्स की, अब आप वो किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आपके पास इंडेक्स ही नहीं है। अब इंडेक्स आ गया है एक प्रोविजनल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जून में हो सकता है कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा। तो आपकी जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है वो लगभग सही रहे, इसलिए जो इंडेक्स है वो इस बार अप्रैल में ही रिलीज कर दिया गया है। जून में जब आए तो एक बार आप देख लीजिएगा उससे कोई टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन आमतौर पर हर साल के मुकाबले बढ़ के आता है, महंगाई बढ़ती है, तो इसलिए इंडेक्स भी इस बार भी बढ़ा हुआ है। जो मैं देख रहा हूँ इसमें 348 पॉइंट का इसमें इंडेक्स दिया गया है, जो कि पिछले साल जो है वो 331 पॉइंट का था। तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन करने जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं कोलकाता, जहाँ से मानस मुखर्जी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मानस मुखर्जी साहब नमस्कार। हाँ ना, हेलो। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। हाँ, कैसे हैं आप? हाँ सर, ठीक है सर। चलिए बताइए क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरा क्वेरी ये है कि एक्चुअली फिनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था आफ्टर म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के बाद। ठीक है। तो वो अमाउंट 14,000 का था। तो मेरे को ये मालूम है कि 1 लाख तक उसका तो एग्जेम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, लेकिन उसको मैं क्या, मेरा जो ग्रॉस सैलरी इनकम है उसके साथ उसको ऐड करना है या उसको ऐसे ही, मतलब क्योंकि 1 लाख का नीचे है तो उसमें टैक्स तो नहीं लगेगा? ये और आपका कौन सा आईटीआर एक्चुअली फाइल करना है? तो ये आपका जो गेन हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी था ना, इक्विटी ओरिएंटेड था ना, डेट तो नहीं था? इक्विटी फंड मैडम। ठीक है। तो देखिए क्योंकि इक्विटी से आपको गेन हुआ है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 लाख से कम तक एग्जेम्प्ट है। 1 लाख रुपए तक आप गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका 14,000 का कैपिटल गेन हुआ है तो वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, लेकिन उसको रिटर्न में जरूर दिखाना है। तो रिटर्न में आप पूरा दिखाएंगे, उसमें शेड्यूल होता है जिसमें आप सारी डिटेल्स डालेंगे, वो अपने आप 14,000 रुपए का कैपिटल गेन आपको उसमें दिखेगा और अपने आप आपको दिखेगा कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन वो डिस्क्लोजर आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि आपने कुछ शेयर्स बेचे हैं, और अगर आप अपना AIS चेक करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि आपकी रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड शो हो रहा है। तो क्योंकि वो वहां पे शो हो रहा है तो उसको रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है, हालांकि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब आपने पूछा कि रिटर्न कौन सी भरनी है, तो अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है साथ में कैपिटल गेन हो गया है तो आप ITR 2 भरेंगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपका कैपिटल गेन साथ में है तो आप ITR 3 भरेंगे। तो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपकी कौन से सोर्सेस से इनकम है, जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्म में दिखाइएगा जरूर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटर्न भरे ही नहीं, फॉर्म में दिखाए नहीं, आपको दिखाना ज़रूर होगा। और चूंकि 1 लाख से कम है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्म चुने, गौरी ने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि मानस जी आपकी दिक्कतें दूर हो गई, कन्फ्यूज़न तो अब नहीं रहा कोई। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं मैसूर, जहाँ से वीरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेगी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंबरशिप था मेरे पास, ठीक है। तो 2013 से, लेकिन अभी क्या वो उसमें साइट कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं उसको विड्रॉ कर दिया मेंबरशिप को। वो पैसा मेरे को वापस रिटर्न हुआ। तो अभी वो क्या ITR में दिखाना है या क्या है उसका प्रोसीजर? नहीं देखिए, वो पैसा जो आपको रिटर्न हुआ है वो अगर जैसे सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए उनको दिया था, वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता उसके ऊपर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने आपको 1,10,000 रुपए वापस करे हैं, कोई पेनल्टी दी है, कोई फी दी है, इंटरेस्ट दिया है या कुछ भी दिया है, आप उसको कुछ भी कहें, तो वो देखना पड़ेगा कौन सी नेचर के हिसाब से दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो आपकी इनकम बन जाएंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो वो जो आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने दिया था वो रिफंड आ गया, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके ओवर एंड अबव अगर आपको
कुछ मिला है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए नेगी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो नेगी साहब के पास हो या फिर आप दर्शकों के पास हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और हम ऐसे ही आपके सभी जटिल से जटिल सवालों का आसान भाषा में जवाब देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपकी किन किन गलतियों की वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नए कारोबारी साल की शुरुआत हुई है तो जैसे पिछला कारोबारी साल खत्म होता है लोग भूल जाते हैं, चलो अब तो जो हुआ हो गया, तो नए कारोबारी साल में ध्यान देंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पिछले कारोबारी साल के जो गलतियाँ आपने की हैं उसकी वजह से आपको चालू कारोबारी साल में या नए कारोबारी साल में दिक्कतें झेलनी पड़ती है, कई बार इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर चुके हैं तो जिसके आधार पर, जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आने की गुंजाइश या आशंका ज़्यादा रहती है? जी, देखिए, इनकम टैक्स नोटिस आजकल तो बहुत जल्दी आता है, पहले काफ़ी समय लगता था, लेकिन आजकल अगर आपने कोई गलती की है तो बहुत जल्दी ऐसा होता है कि आपको नोटिस देखने को मिल जाए। तो वो कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने HRA क्लेम कर लिया, आपने 80C क्लेम कर लिया, लेकिन फॉर्म 16 में वो आ नहीं रहा था। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो जेन्युइन था, एक्चुअल था, आप अपनी कंपनी को डिक्लेरेशन नहीं दे पाए थे किसी कारण की वजह से, या आपने आखिरी मिनट ली और कंपनी उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाई, तो आपके पास प्रूफ है, कुछ सब कुछ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको हो सकता है कि आपका 26AS या EIS से मिसमैच हो गया, आपकी रिटर्न में आपने कुछ और दिखा दिया, 26AS में कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा था, तो भी नोटिस आ सकता है। या आपकी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, जैसे सपोज कीजिए कि आप 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाते हैं साल के, लेकिन गाड़ी आपने खरीद ली 50 लाख की, या घर आपने खरीद लिया 1 करोड़ का, उस केस में भी नोटिस आ सकता है। लेकिन उसमें भी घबराने की बात नहीं है अगर जेन्युइन केस है। अगर जेन्युइन नहीं है तो हर केस में घबराने की बात है, लेकिन अगर जेन्युइन है, सब कुछ, आपकी इनकम उतनी है, आपकी पिछले सालों की इनकम थी, या आपको कहीं से गिफ्ट मिला रिलेटिव से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव से, तो उन चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नोटिस आ सकता है। या फिर नोटिस इसलिए भी आ सकता है कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की और आप लायबल थे रिटर्न फाइल करने के लिए, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। तो नोटिस आने के रीजंस काफ़ी होते हैं, लेकिन उनको कैसे टैकल करना ही आपको देखना है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, जेन्युइन हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ वजह हैं जिसकी वजह से नोटिस आने की संभावना बनी रहती है। चलिए वापस चलते हैं भुवनेश्वर, जहाँ से डी नंदा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदा साहब नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और उड़ीसा में क्या हाल है? 7 साल आपका CNBC से आवाज का अगर सब्सक्राइबर है। एक काम कीजिए, एक हमारा जो बिजनेस टर्नओवर में जो पहले साल 3 करोड़ था, 2 करोड़ हुआ, फिर अभी लेस देन 1 करोड़ हुआ ये साल में, तो कार रेंटल कंपनी का। अच्छा, इसमें हम बैलेंस शीट जो अब सबमिट कर रहे हैं, IT रिटर्न दे रहे हैं, इसमें क्या ऑडिटेड का बैलेंस शीट देना पड़ेगा ना, इसे भी विदाउट ऑडिटर सिग्नेचर दे सकते हैं? आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, आपने 80 to 90 लाख बोला, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस है, हम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपका टर्नओवर 80-90 लाख है, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले प्रिजम्पटिव इनकम में रिटर्न भरते थे, यानी कि सेक्शन 44 AD में अपनी रिटर्न भरते थे, और आप उस सेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि आपने इस साल, हर साल 2-3 साल पिछले आपने भरे 44 AD में, और इस साल आपने बोला 44 AD से बाहर आना है, तो आपको ऑडिट कराना होगा। लेकिन अगर आप अपनी PNL बैलेंस शीट पूरा बना के रिटर्न भर रहे हैं और आपका टर्नओवर 80-90 लाख है, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ऑडिट की लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब 10 करोड़ हो चुकी है। अगर आपका जो एक्सपेंस या रिसीट है वो 5% से कम कैश में है, यानी कि कैश रिसीट अगर आपकी बहुत कम है, तो आपका टर्नओवर आप 10 करोड़ तक भी ऑडिट ना कराएं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं मान के चल रही हूँ आपका कैश की डीलिंग होगी तो आपने 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराया, लेकिन अगर आप 1 करोड़ के नीचे आ गए हैं तो ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑडिट नहीं भी कराएंगे तो काम आपका चल जाएगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान भाषा में उसका जवाब मिले, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और सवाल चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिखिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।